अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या हुकूमत ने कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है? क्या मुज़ाकरात के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हर तरफ से डेडलॉक समझा जाए? क्या अब खून बहेगा? कलअदम तहरीके लब्बैक हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है, ये हम सब जानते हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ झड़पें भी हो रही हैं, कई अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं, कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। तहरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च रोकने और उनके साथ बातचीत करने के लिए हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम कलअदम तहरीके लब्बैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सबसे पहले मुतालबे को कि तौहीन रिसालत पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालो, इस पर क्या कहा, ज़रा सुनिए। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। इनकी कमिटमेंट थी कि हम जाते सार दोनों तरफ से रास्ते खोल देंगे, उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं निभाई। वज़ीर दाखिला से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी इस इशू पर आज मीडिया के सामने आए और कलअदम तहरीके लब्बैक को अस्करी जमात डिक्लेयर करते हुए सख्ती से निपटने का ऐलान किया। उन्होंने कलअदम तहरीके लब्बैक के भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। कल वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और वो डिसीजन यही है कि कलअदम तहरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है। उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। अब हुकूमत का लाहे अमल तो एक तरफ है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कलअदम तहरीके लब्बैक का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज तहरीके लब्बैक का कानूनी हक है, हुकूमत उन पर जालिमाना तशद्दुद कर रही है। क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा सुनिए। तहरीके लब्बैक उनके कारकुन इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। कि खुद इमरान खान और उसकी PTI तो 126 दिन का धरना D चौक पर देते रहे। अब अगर ये लोग आते हैं, मुजाहरा करते हैं, तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और फिर अजीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत के इन जालिमाना हथकंडों की मजम्मत करते हैं। अब बात यह है नाजरीन कि हुकूमत और कलअदम तहरीके लब्बैक के दरमियान पुरअमन मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हो सके। मजहबी जमात के कारकुनान सड़कों पर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहरिक किया जा चुका है, रेंजर्स को बुलाया जा चुका है। ऐसे में मारा मारी और तोड़ फोड़ के अलावा मज़ीद लाशें गिरने के जो खदशात हैं, मज़ीद हालात बिगड़ने के जो खदशात हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस मामले को बग़ैर किसी जानी नुकसान के क्यों नहीं सुलझाना चाह रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुज़ाकरात के सारे दरवाजे हुकूमत ने बंद कर दिए? आज जो शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने भी की, उनकी बातों से ये तासुर मिला कि अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो। अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई बातचीत हो सकती है, कोई ऐसे मुतालबे जो कि कानून के दायरे में हो, तो उसके लिए बिल्कुल बात की जा सकती है और बात होती है। लेकिन बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशंस, खास तौर पे उस दौर में, मैं अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सुन रहा था, जो क्लिप आपने दिखाई, ये तो खैर जिसे कहते हैं सियासी बेरोजगार लोग हैं जो कि मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी और की शादी में इनको भी कुछ नाश्ता का मौका मिल जाए।
बात यह है कि इस वक्त बजाय इसके कि आप जल्दी पे तेल का काम करें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसी अपोजिशन मिली है, एक ऐसे अपोजिशन जो कि सिर्फ चाहती है कि मुल्क में इंतशार हो। मुल्क में अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो फिर मुल्क को जो कुछ भी होता है उनको उसकी परवाह नहीं है। बजाय इसके, और खास तौर पर दुख इसलिए होता है कि ये अपने आप को दीनी जमातें कहती हैं। दीनी जमातें, आप मुझे बताएं शाजिया कि क्या उनका काम ये होता है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं? कभी हम यही जमात थी 2017 के धरने में भी, इसी जमात से आप लोगों ने मुज़ाकरात किए। 16 नवंबर 2020 को मुआहदा भी आप लोगों ने किया। 2017 में जब इस जमात ने धरना दिया तो आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। शेख रशीद साहब बड़ा गरज बरस कर कहते थे कि ये तहरीक लब्बैक वाले जो है ना आप लोगों के घरों को आग लगा देंगे। मतलब कि उस वक्त आप लोग इनके जज्बात को ऐसे भड़काते थे, सपोर्ट करते थे, हर तरह की सपोर्ट का ऐलान किया आप लोगों ने, और आज इन्हीं लोगों के साथ आप जो है ना वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बताऊं, पीटीआई का एक वर्कर होने की हैसियत से, कि मुझे याद है कि जब भी ये धरना हुआ था, फैजाबाद के करीब हुआ था, जो भी हुआ था, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर भी मेरा ख्याल है नहीं थे, उन्होंने हमें यही कहा था कि आपने बिल्कुल इसको में आपने बिल्कुल कोई ऐसा नहीं करना। हालांकि हमारी अपनी मुखालिफतें थी उस वक्त की हुकूमत के साथ, और हम भी चाहते जिस तरह के मौलाना फजल रहमान जल्दी पे तेल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसको बिल्कुल अपने आप को अलूप रखा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि देखें मुख्तलिफ सिचुएशंस की मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ उस वक्त के तनाजुर में हो सकता है वो सही डिसीजन थी, आज के तनाजुर में ये सही डिसीजन है। आप हालात बदलते रहते हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन थी वो इससे आज से मुख्तलिफ है। शिबली फराज साहब, मेरे हाथ में 16 नवंबर 2020 का ये है जिसमें इस मुआहदे में लिखा गया है कि हुकूमत ने ये कमिट किया था कि 2 से 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट में फैसला साजी करके जो सफ़ीर है, फ्रांसीसी सफ़ीर, उसको मुल्क बदर करने के हवाले से कोई फ़ैसला किया जाएगा। हम अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेंगे, फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाएगा। ये गलत है या सही है, ये अलग बात है, लेकिन वो तो इस मुआहदे को बेस बनाकर आज भी एहतजाज के लिए, धरने के लिए निकले हैं। क्या आप समझते हैं कि 16 नवंबर 2020 का ये मुआहदा गलत मुआहदा था, ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था? और आज तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, फैसल वाउडा साहब एक टेलीविजन पर कह रहे थे कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ ये इमरान खान वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था। देखिए ये जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रही हैं, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा आपसे कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हालात होते हैं और उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। अगर हम माजी के फैसलों को आज की उससे देखें तो हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, कि अगर आज ये होता तो हम ये शायद ये बात न करते। लेकिन आप मुझे बताएं, आप मीडिया में, आपका काम भी, मेरा ख्याल है आपका भी फर्ज बनता है, जितना भी मीडिया है, कि वो इस किस्म की सिचुएशन में बजाय इसमें कि हमारी एक ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें कि लगे ये कि जी वो गलत है या आप गलत हैं, मतलब है कि उससे जो इशू है, जो कितना सेंसिटिव इशू है, आपको पता है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात किस तरह के हैं, महंगाई की क्या सिचुएशन है, हमारे मुल्क के इर्द गिर्द जो है, हमारे अफगानिस्तान साइड पे और जो हमारे जोग्राफियाई हालात में जो टेंशनें बनी हुई हैं, आया ये नहीं बनता पूरे पाकिस्तान का? आया ये देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क में खून खराबा हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे बाहर की ताकतें मजीद इससे जो है ना वो फायदा उठाएं। यही तो हम आपसे सवाल करें, क्या हुकूमत इसको दुरुस्त तरीके से टैकल कर रही है? बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर रही है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं कैबिनेट का मेंबर हूं। जो हुकूमत का तर्जुमान होता है वो होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और इस केस में इंटीरियर मिनिस्टर। दोनों ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह दे दी है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क में कोई हुकूमत की, रियासत की कोई रिट नहीं होनी चाहिए और ये एक राजवाड़ा बने, फिर तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल कभी इस तरफ, शिबली फराज साहब, रिट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन खून खराबे के साथ नहीं। अस्यूम करें एक सेकंड शाजिया, अस्यूम करें कि जो हमने किया वो गलत किया था, और जो हम अभी कर रहे हैं, तो अगर हम ये, आपके ख्याल में क्या हम ठीक कर रहे हैं? आया हम कानून की बालादस्ती, तो ये मुआहदा गलत था? रिट को हम अपनी हुकूमत की रिट को, रियासत की रिट को हम वो कर रहे हैं। तो आप आज ये कह रहे हैं ये मुआहदा गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती थी उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह की। मेरी बात सुने शाजिया, मैं ये तब मानता अगर आप मुझसे ये सवाल करती
कि जी इस चीज को किस तरह से अफहाम तहकीम से हम वो करते हैं। आप तो मतलब है कि बेसिकली बात उसी की कर रही हैं, आप वही स्टैंड ले रही हैं जो कि टीएलपी ले रही है कि जी आपने मुआहदा किया था, आर यू देयर पर्सन? नो यू आर नॉट। शिबली फराज साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आज बात मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकती? है ना, आपके सवाल का जो मतलब बनता है वो यही बनता है। नहीं शिबली फराज साहब, मेरा सवाल करने का मतलब ये है कि क्या आज अफहाम तफहीम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अमन अमान से बात नहीं हो सकती? 2 दिन पहले तक शेख रशीद साहब कहते हैं हमें खुशी होती है जब ये कहते हैं कि बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे, वो वापस घरों में चले जाएंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए। देखो देखिए, मुझे बात सुने, देखिए मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा बुरी खबर जो है ना वो मीडिया को हमेशा भाती है। ये यहाँ नहीं है, हर जगह पे है, दुनिया में इस तरह है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मीडिया की भी, हमारे सारी सोसाइटी की बनती है, जिसमें कि आप लोगों का बड़ा अहम रोल है। आपको बजाय इसके कि आप थ्रू प्रॉक्सी हमें उनके साथ पिच करें या उन्हें हमारे अगेंस्ट पिच करें, दिस इज नॉट द रोल ऑफ मीडिया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम तो चाहते हैं कि उलमाए कराम के लोग जो आए, सीनियर जो उलमाए कराम हैं वो सामने आए, इनसे बात करें, आप लोग उनको बीच में डालें, ब्रिज बनाएं, उनके साथ आप लोग बातचीत करें, बैठे उन लोगों के साथ, मामलात सुलझने चाहिए। हमारे जो ये मौलाना फजल रहमान अपने आप को आलिम नहीं कहते हैं, वो तो तेल डाल रहे हैं, उस पे आग पे तेल डाल रहे हैं। इन जैसे मौलानों को आप कहते हैं कि हम बीच में डालें, जो कि वो तो एक ऑपोजिशन सियासी धड़ा है ना, उनको तो चले साइड पर रख ले। उसके अलावा भी तो और उलमाए हजरात हैं, उलमाए कराम हैं मुल्क में। देखिए, ये मत समझे कि हुकूमत काम नहीं कर रही है, हुकूमत ने बड़ी पेशेंस दिखाई है, हुकूमत अभी भी पेशेंस दिखा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, वो लोग देखिए, हमारे ये जो टीएलपी के दोस्त हैं, भाई हैं, ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, और हमारे वो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, वो पुलिस वाले जो कि वर्दी पहन के और आपकी और मेरी अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पड़ता है वो हिफाजत करते हैं। अगर वर्दी इस यूनिफॉर्म का एहतराम ना रहा, अगर उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं उनको अगर लोग उन पे गोलियां मारे या उनको डंडे मारे, जो भी करें। फराज साहब, आप कह रहे हैं वो टीएलपी वाले हमारे बहन भाई, आज फवाद चौधरी साहब ने वो कह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। देखिए, एक चीज है, जैसे देखिए एक रैंक एंड फाइल भी होती है, रैंक एंड फाइल भी होती है, जिस तरह किया है कि आपको पूरे मुल्क में आपको उसके हमदर्द मिलेंगे, उसके वोटर मिलेंगे, उसके वर्कर मिलेंगे, टियर ऑफ लीडरशिप होती है। लेकिन मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पाकिस्तानी है, लेकिन कोई पाकिस्तानी यानी वो लोग भी तो जिन्होंने के बड़े संगीन जराइम किए हैं, वो भी पाकिस्तानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त जो रोल बनता है हमारा, हम सब का, हुकूमत का काम है कि वो रियासत का काम है कि रियासत की रिट कायम रहे, वरना ये मुल्क गिरेगा, ये बनाना रिपब्लिक होगा, ये राजवाड़ा बन जाएगा। हमारे मीडिया को, हम सबको चाहते हैं कि इस किस्म की सेंसिटिव सिचुएशन, और खास तौर पे मैं काजी आखिरी बात करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपकी तारीख में कभी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की और इस्लामी रियासत की बातें करके इस मुल्क में इंटरनेशनली, नेशनली जिस उसके साथ हमने मनाया, आप समझते हैं कि उसकी गुंजाइश बनती है? हमारा तो काम ये होना चाहिए कि हम कहें कि जो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल करना है हमने। आया वो ये तालीमात वो ये थी जो कि आज कुछ हो रहा है इस मुल्क में जो हो रहा है, आया वो तालीमात है उनकी? तो आप लोगों की हुकूमत ये भी आज समझती है कि टीएलपी जो आज एहतजाज कर रही है, जो सड़कों पर है, इसको हमें लड़ाइयां लड़नी है, इसको भारतीय मुआवनत हासिल है? ये पैगाम नहीं था उनका, अमन के वो दाई थे और अमन की वो अलामत थे वो, और हम जो है तो उनके लिए उनकी कहे हुए पे हम अमल करते नहीं है, और जो हमारी वो सबको पता है। शिबली फराज साहब, क्या टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है? भारत इसमें मुलविस है, भारतीय मुआवनत हासिल है? आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात भी की। देखें, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, ज़ाहिर है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और उन्होंने अगर कोई बात की है तो उन्होंने किसी बुनियाद पे कहा होगा, मुझे नहीं मालूम इसकी डिटेल। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान में सिचुएशन में, मेरा सवाल, क्या ये मुल्क इस सिचुएशन में खून खराबे का मुतामिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसी सिचुएशन का मुतामिल हो सकता है? किसी भी वक्त मुतामिल नहीं हो सकता। हाँ। कोई भी सोसाइटी, खास तौर पे फिर हमारा मुल्क जो कि जिसको इतने चैलेंजेस दरपेश है भाई। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप अफगानिस्तान को भूल गए हैं, आपको पता नहीं है कि हमारे सरहदों पे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उस सरहद के मुल्क में क्या हो सकता है।
उसका क्या फॉल आउट हमारे पे क्या होगा, ये चीजें डिस्कस करने में मीडिया में भाई ये नहीं है डिस्कस कीजिए आप अगर एक के वो लड़ाई दूसरे के खिलाफ और दूसरे को दूसरे के खिलाफ लड़ाई। आपका काम है कि आप यू शुड रिस्टोर सैनिटी। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं अमन हो, डायलॉग से मामला, अफाम तफहीम से डालना पड़ता है, बिल्कुल होना चाहिए, हल होना चाहिए। मेरा भी यही सवाल है कि खून खराबा इस मसले का हल नहीं है, तसादुम इस मसले का हल नहीं है, मिल बैठकर जो रास्ता है वो मुज़ाकरात की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं। अब नाज़रीन मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत ने TLP को लेकर जो स्ट्रैटेजी बनाई है, हुकूमत ताकत से निपटना चाहती है अब TLP के साथ, कलदम तंजीम अस्करियत पसंद गिरोह के तौर पर निपटने का फैसला किया हुकूमत ने, क्या नून लीग हुकूमत के साथ है? देखिए, जो आपने बात की है, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना स्ट्रेटजी, अभी पहले तो एक दिन पहले कुछ और बातें थी कि हमारे मामला सारे ठीक हो गए हैं और किसी मुस्बत नतीजे पे पहुँच गए हैं, तकरीबन हमारा एग्रीमेंट हो गया है और वो वेंसडे को आज के दिन वो मरीद के बैठे हुए थे 3-4 दिन से उठ जाएंगे TLP वाले, लेकिन शेख जैन का इंटीरियर मिनिस्टर की ये स्टेटमेंटें थी। तो अभी जो इन्होंने उसमें जिस तरह ये करते हैं यू टर्न लिया है, कोई नई स्ट्रेटजी आई है कि फोर्स का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल करने, और इस प्रीटेक्स पे कि स्टेट की रेट जो है वो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल इनकी हैंडलिंग है उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि जिस तरह इन्होंने हैंडल किया है, पीछे भी किया था, एग्रीमेंट किया था, अब भी इन्होंने कुछ ऐसे ही आप समझते हैं जो 16 नवंबर 2020 का मुआहदा था वो नहीं करना चाहिए था अगर हुकूमत पूरा नहीं कर सकती थी तो? नहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उस वक्त भी अगर कोई आपस में किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचते जहां ये चीजें कर सकते थे, इनकी क्रेडिबिलिटी जिस तरह की है वो है, तो अभी उसमें आगे ये फंस गए हैं। तो अभी मैं समझता हूँ जो अभी हैंडलिंग है ये ज़्यादा बेहतर था कि ये मुज़ाकरात से मामला हल करें, तो ये चीज़ें ऐसी हैं सुप्रेशन से, फोर्स से शायद वो चीज़ें। लेकिन आज मौलाना साहब जो हैं वो बड़ा हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत को इस तरह से एहतजाज रोकने का हक़ नहीं है, उनको एहतजाज का हक़ मिलना चाहिए। अपना जब हुकूमत जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा था तब यही इमरान खान उनके साथ थे, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे उनको भड़काने की कोशिश हो रही है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक और महाज खड़ा करना चाहते हैं जो है मौलाना साहब। तो आपको नहीं लगता कि मामलात को मुज़ाकरात की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि इस वक्त ऐसे मौके पर सियासत को चमकाते हुए हालात को ख़राबी की तरफ लेकर जाया जाए? मेरा हाल है आपने शायद कोई इंटरप्रिटेशन उनकी मौलाना साहब की है, लेकिन मैं तो समझता हूँ वो तो बात कर रहे हैं कि अगर कोई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करता है और उसको फोर्स के जरिए या इस तरह तो आप नहीं कर सकते, अगर अनलेस के वो कोई कानून को अपने हाथ में ले, एक मॉब या कोई जो एहतजाज कर रहे लोग होते हैं। लेकिन मैं शायद एक बात बताऊँ कि लेकिन इनकी तरह इनके आप तमाम बयान देखें, इंटीरियर मिनिस्टर के उस वक्त के बयान कि मार दो, आग लगा दो, इनको जला दो, आगे बढ़ो, और इमरान खान साहब भी यही बातें करते थे। लेकिन आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, आज भी वो समझते हैं कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए और इस तरह फोर्स का आप लोगों की हुकूमत इसमें, आप लोगों की जो पार्टी है वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है हुकूमत की मदद करने के लिए, अफाम तफहीम से मुज़ाकरात करवाने के लिए, बातचीत की तरफ आगे बढ़ने के लिए? किस तरह आप इसको मसले को हल कर सकते हैं, हुकूमत की मदद कर सकते हैं? शादिया, मैं आपको बताऊँ, आपका ये क्वेश्चन ही बड़ा रेलेवेंट है कि इनका जो एटीट्यूड है अपोजिशन को, इन्होंने आज तक किसी भी नेशनल इशू पे या इस किस्म के जो इशू होते हैं उस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया या कंसर्न नहीं किया या डिस्कस नहीं किया या पार्लियामेंट को भी नहीं लिया। दूसरी तो हमें तो छोड़ें, ये अपने जो अलाइज हैं उनको इन्होंने कभी नहीं पूछा। इनका तो ट्रेंड जो है, माइंड सेट है, वो अजीब व गरीब किस्म का है। जिस तरह हम कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। ये आप लोगों की पार्टी क़यादत की तरफ से क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं इस इशू को लेकर? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम तो एक हमारी अप्रोच है कि भाई ये जो चीज़ है इसको इस तरह फोर्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ नेगोशिएट करें, डायलॉग करें और किसी मुस्बत नतीजे पे पहुँचें।
और इस तरह मामला तो ख़राब होते जाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। आज इन्होंने रेंजर बुला ली है, अगर चीज़ आगे बढ़ी तो कुछ और भी हो सकता है। फोर्स तो आप लोगों के दौर में भी इस्तेमाल हुई थी सर? नहीं, हमने इस तरह बताएं, हमें तो इन्होंने जब इन्होंने धरना दिया, इन्होंने PTV पे हमले किए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के गेट पे छलांगे लगाई, इन्होंने असम्बली पार्लियामेंट पे हमले किए। इस पे भी जो धरना था वो भी आप देखा हमने किस तरह इसको हैंडल किया था। हमें तो वो बड़ा भुगतना पड़ा है, और जिस तरह वो उसके पीछे जो नासर थे वो भी आपको पता है। लेकिन हम उससे हट के आज भी उसी पोजीशन में हैं कि चीज़ों को ऐसे तरीके से सुलझाना चाहिए। अभी आपको पता है माजी में जब भी पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जब धरना हुआ था कादरी साहब थे, दूसरे थे, तो उन्होंने भी जाके सारी वहाँ पे नेगोशिएशन की थी, मिलते थे लोग इनके। अभी मिनिस्टर्स जो इनके हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अहम लोग हैं, सीनियर लोग, मतलब वो करता धरता गवर्नमेंट के, उनके बयान देखें। ये शुरू से बयान हर इशू पे इस तरह के देते हैं। तो राणा साहब, ऐसे में PDM को अपना जो एहतजाज है या जो लॉन्ग मार्च की आप लोगों का इंदिया है, इसको कुछ वक्त के लिए, इस वक्त मुल्की हालात ऐसे बने हुए हैं, पोस्टपोन नहीं कर देना चाहिए अपना एहतजाज? नहीं, लेकिन हम उस तरह का एहतजाज तो नहीं कर रहे, खुदा खास्ता कोई हम इनको कोई चढ़ाई कर रहे हैं या इनको। लेकिन हम तो आपको पता है कि एक कॉल आती है कि हमारी पार्टी की तरफ से या PDM के प्लेटफॉर्म से कि आज दिन फला शहरों में एहतजाज होगा। अब अगर महंगाई पे इनके जो हालात हैं उन पर एहतजाज भी ना अपोजिशन करे, और एहतजाज जिस किस्म कर रहे हैं जो पीसफुल हैं, और उसके बाद ख़त्म भी कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ आप हमें मशवरा बजाय ये दें कि अपने एहतजाज और ज़्यादा तेज़ करें, क्योंकि वहाँ तो मर रहे हैं। अभी से एक इशू को तो सुलझ जाना चाहिए, एक गुत्थी तो सुलझ जाए। नहीं, उस इशू में हम अपना हिस्सा तो नहीं डाल रहे। मुझे जो बताएं कि हम क्या उनमें जाके शामिल हो गए हैं सारे PDM या PMLN जाके उसमें अपने वर्कर्स को कहा कि आप शामिल हो जाएं उसमें। आप तो बिल्कुल उसको गुड़मुड़ कर रहे हैं चीज़ों को। अगर इनका ये प्रोग्राम है कि PDM को फेल करना है, ये इस एहतजाज के ज़रिए उन्होंने ये रट लगा दी है कि जिस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो दूसरा बिल्कुल एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एक लॉ हमें एक देता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हफ्ते में नस्ला टावर को बारूद से उड़ाने की डेडलाइन के बाद कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस काट दिए हैं। 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने से इसमें मौजूद कुल 150 फ्लैट्स में से 44 जो फ्लैट्स हैं ये आबाद हैं, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। इस साल जून में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था और इसकी जद में शाहराह फैसल पर कायम ये नस्ला टावर भी आया, जिस पर अज खुद नोटिस लिया गया था। 16 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सर्विस रोड की अराजी पर कायम 15 मंजिला इस गैर कानूनी नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया। इस बात की तस्दीक तमाम मुतल्लिका सरकारी महकमों ने की कि नस्ला टावर की 1/3 ज़मीन नाजायज़ तौर पर हथियाई गई है। इस फैसले के खिलाफ नस्ला टावर और बिल्डर्स और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरखास्तें दायर की। इन दरखास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में और भी बहुत से तजावुज़ात पर कायम ग्रैंड हायरस बिल्डिंग है जिन्हें रेगुलराइज़ किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाज़ नहीं माना और दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था और कमिश्नर कराची को 1 महीने में टावर गिराकर सरकारी ज़मीन को खाली कराने का हुक्म दिया और ये हिदायत की थी कि इमारत का मालिक यानी बिल्डर मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची मुतासरीन को रकूम की वापसी को यकीनी बनाए। अब सवाल यह है नाजरीन कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के दूसरे हिस्से पर अमल तो शुरू हो गया है कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए, जिसके लिए कमिश्नर कराची ने बारूद लगाने वाली कंपनियों से रब्ता भी कर लिया है, लेकिन इसमें
रिहायशियों को मुआवजा देने का अमल ये शुरू नहीं हुआ है, वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर पहले रिहायशियों को अदालत के हुक्म पर मुआवजा दिला दिया जाता तो आज वो आसानी से टावर में मौजूद अपनी रिहायशों को खाली करके अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर सकते थे। जबकि सिंध हुकूमत एक बार फिर से वही गलतियाँ दोहरा रही है जो गैर कानूनी ज़मीन पर ढेरों अप्रूवल्स देते हुए पहले भी की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से हमारे रिपोर्टर वकास बाकिर। बहुत शुक्रिया वकास आपका। वकास, जो यहाँ पर इतने लोग आबाद हैं, 44 फ्लैट्स हैं, 44 ख़ानदान हैं, क्या कहना है उनका? वो लोग कहाँ जाएंगे? सिंध हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया है या जो बिल्डर जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने कोई रकम देनी है या नहीं देनी? बहुत शुक्रिया। देखिए, असल सवाल ही इस वक्त यह है कि सिर्फ नस्ला टावर गिराना या कराची में ऐसी दीगर गैर कानूनी इमारतें जो कि खिलाफ ज़ाब्ता तामीर हुई हैं, गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर हुई हैं, वो मसला नहीं है। अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल दरामद अपनी जगह। इस नस्ला टावर के मकीन और कराची में ऐसी हज़ारों इमारतें हैं जो कि किसी भी वक्त जो है वो अदालती अहकामात पर या इंतज़ामी फैसलों की वजह से उनकी जो किस्मत का फैसला हो सकता है। अब नस्ला टावर के मामले को अगर हम लेकर बात करें तो ये इसके कई साल पुराना मामला है। 2005-6 में पहले इसको इस शाहराह फैसल को जो रिहायशी इलाका था उसको कमर्शियल में तब्दील किया गया। उस वक्त जो है वो जमात इस्लामी के बल्दियाती निज़ाम जमात इस्लामी के मेयर थे। उसके बाद फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि MKM के थे वो इस कराची के नाज़िम आला बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM। यही मैं सवाल पूछने वाली थी कि ये कैसे मुमकिन है कि शहर के वस्त में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती रही और किसी को खबर ही ना हुई। गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हथियाई गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतने फ्लैट्स बन गए, 150 फ्लैट्स बन गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। देखिए, यही कराची का एक सबसे बड़ा मसला है कि शाहराह फैसल जो कि कराची की सबसे बड़ी मेन आर्टरी है, यहाँ पर तमाम की तमाम आला सियासी शख्सियात हों, हुकूमती शख्सियात हों, इंतजामी अफसरान, उनका गुजर किसी न किसी तौर पर यहाँ पर होता है। लेकिन सबने सरफे नज़र किए रखा जब ये मकीन इन फ्लैटों के अलॉटीज जब ये फ्लैट बुक करा रहे थे, तामीर हो रही थी, जब बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उस वक्त मार्केटिंग की थी, किसी से हमारे सरकारी इदारे ने, किसी सूबाई हुकूमत ने, किसी और इदारे ने इस पर न कोई कार्रवाई की, न उनसे पूछगछ की। बतदरीज जो है वो अपने इस इजाफी जो जमीन, लेकिन आज उन इदारों से कोई पूछगछ नहीं की जाएगी जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने की अप्रूवल दी थी। कौन कौन से इदारे शामिल थे उसमें? देखिए, इस कोई भी कराची में बिलखुसूस या बिलुमूम तो किसी भी शहर में जब भी कोई इमारत तामीर होती है तो उसमें वहाँ की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर ज़मीन की जो एजेंसी जैसे अगर KDA है, KMC है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसका इख्तियार होता है। उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से NOC ली गई होगी पानी के लिए कनेक्शन के लिए, के इलेक्ट्रिक, स्विस सदर्न गैस कंपनी, तमाम सूबाई सब लोग इन्वॉल्व हैं, हर इदारा इन्वॉल्व है यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखिए, सरफे नजर किया गया और आज उन अलॉटीज की बात सिर्फ नहीं है, मामला दूसरा एक इसमें सबसे अहम पहलू यह है कि हमारे यहाँ कराची में खासतौर पर जो भी तामीरात हो रही हैं इस वक्त भी, यानी अब जिस वक्त हम इस नस्ला टावर के केस की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस केस और इस केस से मुतालिक जो फैसला आया उस पर बात की जा रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत इस पर कोई बात नहीं कर रही कि अदालत उज़्मा के जो अहकामात आए हैं, जो फैसला आया है उस पर जो उन्होंने इंतजामी अफसरान से बात पुरस करनी थी, उन मुतालिका लोगों से बात करनी थी, जो लोग इस सारे मामले में सरफे नजर किए रखा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सिंध हुकूमत क्या कहती है इस मामले को लेकर? खासतौर पे उसमें कोई देखिए, सिंध हुकूमत के पास इस वक्त जो है वो सिर्फ एक बयान दे देते हैं सूबाई हुकूमत के लोग कि वो इस अदालती फैसले को से मुत्तफिक नहीं है या उसको मानते, उसको उस पर अपने इख्तिलाफी नोट रखते हैं। अदालती अहकामात है, हुकूमत के लिए मानना लाजिम है और हुकूमत उस पर अमल दरामद की पाबंद है, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास, खासतौर पर वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियारात जरूर कहीं ना कहीं कानून के जरिए से उनके पास मौजूद हैं कि अदालत उज़्मा का जो नस्ला टावर से मुतालिक फैसला आया है, बिलखुसूस जो उसे जिस तरह उसको गिराने का, डिमोलिश करने का जो हुक्म दिया गया, उस पर विफाकी और सूबाई हुकूमत अदालत उज़्मा से रुजू कर सकते थे और कुछ नजरसानी की बात की जा सकती थी, लेकिन बिलखुसूस नाजायज जमीन पर नहीं बना, ये सरकारी जमीन पर नहीं बना, हुकूमत ये मानती है क्या? अगर हुकूमत ये मानती है इसीलिए तो नहीं है वो अदालत के फैसले से।
नहीं, अदालतें जब अदालती इस फैसले से मुतालिक कार्रवाई हुई है तो न सिर्फ हुकूमत के इदारे बल्कि खुद नस्ला टावर के जो बिल्डर हैं उनके वकला ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो इसमें जो इस केस में जो 264 गज की जो जमीन है वो मुतनाज़ा है और वो कानूनी नहीं है। अदालत बिल्डर के वकील ने भी अदालत उज़्मा से ये दरखास्त की थी कि अगर वो चाहें तो उसको उस हिस्से को सिर्फ गिरा दे, लेकिन यकीनी तौर पर जिस मुतनाज़ा जमीन है उस हिस्से पर जो इमारत के पिलर खड़े हुए उसके बगैर उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उस हिस्से में कितने फ्लैट्स हैं, फिर कितने लोग मुतासिर होंगे अगर सिर्फ उतने हिस्से को गिराया जाता है? देखिए, सिर्फ 264 गज को भी गिराया जाएगा तो पूरी इमारत ही मुतासिर होगी। मसला इस पूरी इमारत का नहीं। अब हमने इस बात को भी सिर्फ देखना है कि सूबाई हुकूमत, ये केस नस्ला टावर का जो केस है दिसंबर 2020 से अदालत में जेर समात है और इस तरह के दर्जनों केस मुख्तलिफ अदालतों में, हमारी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत ने क्या इन गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि ये कराची में जो भी हाई राइज बन रही है, जो तामीरात हो रही है, जो प्लॉट्स, दुकान, मकान की खरीदो फरोख्त हो रही है, उसके लिए एक आम शहरी कहां पर रुजू करे, किससे मालूम करे कि आखिरकार में जब फ्लैट बुक कराता हूं। तो एक तलवार लटक रही है कि कब उनको निकाल दिया जाए, कब इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। उन लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेट अरेंज नहीं किया गया है। देखिए, इससे जो नस्ला टावर के मकीन हैं वो यकीनी तौर पर इस तरह के मतमूल खानदानों के, उन्होंने अभी इस वक्त तो इस इमारत को खाली कर दिया चूंकि वहां पर यूटिलिटी कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो मकीन आज भी कुछ जो फ्लैट्स के मकीन जो वहां पर मुकीम थे वो उन्होंने अपना सामान लेकर वहां से निकल गए हैं। उनके सरों पर बिल्कुल तलवार लटक रही है कि उनकी जो एक खतीर रकम की इन्वेस्टमेंट थी और जिस वक्त ये फ्लैट बुक किए गए, जिस वक्त ये पोजीशन मिली, उस वक्त इसकी एक वैल्यू कुछ और थी, आज उसकी वैल्यू कुछ और। लोग इसीलिए सरमायाकारी करते हैं कि मुनासिब वक्त में उसके फवायद समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कराची से तलवार मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़िन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने वाले, ब्लैक मनी का खात्मा करने वाले, मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने वाले, करोड़ों बेरोजगारों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाले और लाखों बेआसरा और मुफलिस लोगों को घर की छत देने वाले सारे वादे और मंशूर शायद कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। कशकोल और गदागरी की मुखालिफत के नारे के बाद अमली तौर पर मुल्की मईशत को कंधा देने के लिए IMF की दहलीज पर बैठे हुए हैं और 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, मगर मुज़ाकरात में अभी सिर्फ अच्छी खबर की उम्मीद है। अब IMF की $1 अरब कर्ज की जो किस्त है ये कब मिलेगी और इस बार कौन सी शराइत आयद की जाएंगी, इससे मुतालिक जो है मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। मगर एक बात तो तय है कि गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए एक मरतबा फिर से महंगाई का तूफान आने का इम्कान है। उधर IMF से कर्जे की किस्त रिलीज़ होगी और दूसरी तरफ बिजली, गैस, पेट्रोल समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाएंगी। IMF तो कर्जे की किस्त देने के लिए अभी रजामंद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त देरीना दोस्त सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज पाकिस्तान के लिए दे दिया है, जिस पर 3.2% सूद देना होगा। इस इमदादी पैकेज के हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। $1.2 बिलियन जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख ली। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। इसका कोई एब्सोल्युटली IMF का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक। मुल्क में ज़र मुबादला के मुनासिब ज़खायर मौजूद होने के बावजूद डॉलर महंगे से महंगा होता जा रहा है, जिससे दरामदी अशिया महंगी हो रही हैं। अब सऊदी पैकेज और IMF के $1 अरब के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए जो $3 अरब जमा कराने का जो वादा किया गया है, इससे कितना संभाला मिलेगा सर हमारी मैशियत को? रुपया किस कदर मुस्तहकम होगा? देखिए, 2 खबरें आई हैं, उस एक खबर के अंदर जो छुपी हुई हैं। एक का आपने जिक्र किया कि $3 अरब का
एक कर्जा दिया जा रहा है जो हमारे स्टेट बैंक में जमा हो गया या हो जाएगा। और आप सोचिए वो तोहफा नहीं है, वो कर्ज है। उसके ऊपर तकरीबन $90 मिलियन का हम सालाना जो है वो सूद दे। अमलन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो पैगाम जरूर जाता है मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी कि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो $3 बिलियन से बढ़ जाएंगे। मतलब कि वो $3 अरब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ पड़ा रहेगा कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो स्टेबल रहे, मुस्तहकम रहे, रुपया हमारा स्ट्रांग रहे, लेकिन हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रुपया आज आपने देखा कि तकरीबन ₹2.5 जो है वो डॉलर में चढ़ गया। लेकिन इसका एक टेम्पररी इफेक्ट मैं देखता हूँ। ये लॉन्ग टर्म में $3 बिलियन आपके पास पड़ा रहेगा। इसका आम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है उनके ऊपर कोई खास रिलीफ या कोई खास किस्म का फायदा उनको होने वाला नहीं है। जिसमें अमलन कुछ फायदा हो सकता है वो है जो तेल की मद में डिफर्ड पेमेंट है, यानी कि मौखर पेमेंट है। मुफ्त में तेल नहीं मिल रहा, वो हमें तकरीबन $100 मिलियन महीने का इजाज़त देंगे कि हम सऊदी अरेबिया से तेल खरीद सकें, जिसकी हम पेमेंट जो है वो साल भर के बाद करेंगे। जिसका मतलब यह है कि तकरीबन आजकल की कीमतों के हवाले से कोई 40,000 बैरल तेल रोज़ाना का, तो हम कोई 6 लाख बैरल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से आप समझिए 6 या 7% जो है वो हमें सऊदी अरेबिया सप्लाई कर देगा, जिस 175 से डॉलर 172 पे आया है। तो जाहिर है इससे जो हमारे एकदम कर्जे बढ़ते हैं वो कर्जे भी आप समझते हैं कम हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इनका कर्जों के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म की बुनियाद पे। देखिए असल मसला हमारा जो है वो ये है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 6-3 अरब की पिछले साल पिछले महीने में इंपोर्ट कर दी, और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी अभी भी 2013 के लेवल पे फंसी हुई। तो हम कोई $2.25 बिलियन से महीने की एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे। ये समझिए कि मरीज है, माशी मरीज है, अस्पताल में दाखिल है, और अब उसको हम एक एस्पिरिन दे रहे हैं जो सऊदी अरेबिया की तरफ से आप समझिए $3 अरब का स्टेट बैंक और कोई $1.2 अरब का तेल। इसका कोई लॉन्ग टर्म अच्छा कोई रिलीफ इफेक्ट जो है वो पाकिस्तानियों पे आने वाला नहीं है। तो रिलीफ क्या IMF की जो किस्त मिलेगी उससे रिलीफ मिलेगा? और आप क्या समझते हैं कि जो भी कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कुछ अभी मान नहीं रहा, शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है? आपको पता है जब भी IMF की किस्त रिलीज होती है पैसे मिलते हैं, महंगाई का एक नया तूफान आता है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में हुकूमत बहुत ही मुश्किल फैसला साजी उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज हुकूमत कोशिश कर रही थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए शायद इलेक्शन की तैयारी में। लेकिन जब अगर IMF के पैकेज में हम जाते हैं तो फिर IMF से हमने मार्च की 24 तारीख को, जब हमारे वजीर खजाना साहब हफीज शेख साहब थे, हम वादा कर चुके हैं कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जाएगा। तकरीबन 6 रुपए हम वादा कर चुके हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, और कोई 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस। ये सब वादे हमने मार्च की 24 तारीख को कर दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर हमारे नए वजीर खजाना साहब आ गए, शौकत तरीन साहब, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं छड़ी घुमाऊंगा, मुझे बिजली भी महंगी नहीं करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल भी महंगा नहीं करना पड़ेगा, और मैं IMF की सारी शराइत भी पूरी कर दूंगा। तो 6 महीने वो जादू की छड़ी चलाते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन अब नतीजा निकलेगा क्या, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब जब किस्त मिलेगी तो वो शराइत मानकर मिलेगी हमें जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कल तक शौकत तरीन साहब? देखिए मैंने जैसे कहा कि बहुत ही मुश्किल फैसला साजी इज लाइंग अहेड ऑफ अस। प्रॉब्लम ये है कि हमारा तकरीबन $30 बिलियन की ज़रूरत है अगले 12 महीनों की। वो हमें चाहिए होगा अगर हम अपनी मईशत जो है उसको फ्लोट रखना चाहते हैं। अब कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो हमें $30 बिलियन तक की सपोर्ट दे सकता हो। जब तक हम पैकेज का हिस्सा नहीं बनते, हमें एक वो गुड हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देता, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देता, हम आलमी मंडियों में जाके अपने बॉन्ड्स भी नहीं बेच सकते। तो IMF का पैकेज में जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। और अगर जाएंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो हम जैसों को, आप जैसों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत में हिंदू शिद्दत पसंदी का ये आलम है कि दिल्ली से अमृतसर तक सभी तालीमी इदारों में कश्मीरी और मुसलमान तलबा को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बल्कि भारतीय पुलिस उन्हें दहशतगर्द करार देकर जेलों में डाल रही है। इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, वजह यह है कि दुबई के शारजा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हाथों इंडियन क्रिकेट टीम की जो दुर्गत बनी है और उन्हें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसकी खुशी मनाने वाले मुसलमान और कश्मीरी नौजवानों पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाकर उन्हें वीडियोस के ज़रिए पकड़ा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जो हैं ये बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बना रहे हैं और रियासत उनके साथ खड़ी है। इंतहा पसंद हिंदू महज भारत में ही अक़लियतों के साथ नारवा सलूक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकबूजा कश्मीर में दिहाइयों से जारी जुल्म सितम इस बात का गवाह है कि भारत जैसा दहशतगर्द दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। नाजरीन, पैलेट गन्स, आछी असलहा, कैदोबंद की सौतें, इज्तिमाई कब्रें, भूख, खौफ, जुल्म और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जेल को अगर तस्वीरी शक्ल दी जाए तो वो मकबूजा कश्मीर की तरह ही नज़र आएगा। ये महज 1, 2, 3 या 4 दिहाइयों की बात नहीं है, बल्कि 74 सालों का ये किस्सा है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों, मासूम बच्चों, जवानों, औरतों और बुज़ुर्गों के साथ भारत ने जिस किस्म के इंसानियत सोज मजालिम ढाए हैं, इस पर रूह कांप उठती है। आज दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में जारी भारत के मजालिम और नाजायज़ कब्ज़े का ब्लैक डे मनाया जा रहा है, यौम स्याह मनाया जा रहा है, जहाँ ये इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के माथे पर भी एक ऐसा दाग है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी करारदादों के बावजूद मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला नहीं हो सका है और इसे भारत के मज़ालिम से निजात नहीं दिलवाई जा सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना चुप इस बैनुल-अक़वामी इदारे की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तानी रियासत और अवाम आज भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी आज़ादी के लिए अपना लहू देने की खातिर तैयार हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, पूरी दुनिया के सामने है कि एक मैच में हार को लेकर किस तरह कश्मीरी मुसलमानों पर नौजवान नस्ल को मारा गया, पीटा गया, ढूंढ ढूंढ के मारा पीटा गया। सर, इससे बड़े और क्या सबूत हो सकते हैं भारत की दरिंदगी को वाजे करने के लिए? इस पर भी दुनिया की जो मुजरिमाना खामोशी है, ये कब तक ऐसे ही चलती रहेगी जनरल साहब? सजिया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट और दर्दनाक हकीकत है कि दुनिया का ज़मीर मुकम्मल तौर पे सो चुका है और सोया ही रहता है। वहाँ पर रियल पॉलिटिक्स में दुनिया अपना मफाद देखती है, अपने मुल्कों के इंटरेस्ट देखती है, अपनी स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उनको गार्ड करती है। इंसानियत नाम की चीज, इंसानी हमदर्दी नाम की चीज नहीं है। वो सिर्फ वहां होती है जहां इन ताकतवर ममालिक के अपने जिन लोगों का ये तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और मुझे इसमें कोई आर नहीं है कहने पे कि क्रिश्चियंस के ऊपर अगर ये जुल्म हो रहा होता तो यकीनन अभी तक उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी आ गया होता। बेगुनाह मुल्कों के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए और उनके ऊपर। सर, जनरल साहब, ये समझ में नहीं आती है कि किस मुंह से ये दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बात करती है, औरतों के हुकूक की बात करती है, जिसे कश्मीर में ये जुल्म नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक टॉक शॉप है और उसकी चूंकि सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, तो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ वो कोई फैसला कर नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो परमानेंट 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है, ये एक ऐसी लानत बन चुकी है कि मेजॉरिटी वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई। ये तमाम 5 कंट्रीज में से जो एक चाहे वीटो करके उन तमाम की वोट के ऊपर पानी फेर सकता है। तो अब होगा क्या? ये तो क्रिकेट मैच तो कल की बात है ना, जो तकरीबन 1 लाख के करीब शहादतें हो चुकी हैं, जो 12,000 से 14,000 बेटियों की इस्मत दरी हो चुकी है, जो पैलेट गन से 800-900 के करीब स्टूडेंट्स को बिनाई की चुकी है। ये तमाम चीजें क्यों इग्नोर हो रही हैं? जनरल साहब, हम हमेशा अमेरिका के रोल की बात करते हैं। डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है तो हम उनसे सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि कश्मीर के मामले पर ये क्या करेंगे। रिपब्लिकन्स आते हैं तो हम उनसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि इनकी कश्मीर के बारे में पॉलिसी क्या होगी। लेकिन डेमोक्रेट्स भी आकर चले जाते हैं, रिपब्लिकन्स भी आकर चले जाते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला वहीं का वहीं रहता है, जिससे ये वाजे होता है
कि अमेरिका की कश्मीर के बारे में जो सोच है, पॉलिसी है, वो इनकी स्टेट पॉलिसी है, हुकूमतों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल साहब, बिल्कुल, उनके मफाद तो स्टेट के मफाद रहते हैं ना। अब तो उन्हें हिंदुस्तान की मजीद जरूरत है। इंडो पैसिफिक कमांड में, चाइना की कंटेनमेंट में, क्वाड के लिए उनको तो अब हिंदुस्तान की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। और अब तो वो हिंदुस्तान को, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इनको तो अब 10 कत्ल भी मुआफ हैं, तो इनको तो लाखों कत्ल मुआफ हो चुके हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इसमें तब्दीली सिर्फ आएगी ग्राउंड रियलिटी की वजह से। अगर कश्मीरी मूवमेंट जो बड़ी हिम्मत से, मैं सलाम करता हूं उनकी अजमत को और उनकी जद्दोजहद को और उनकी हिम्मत को, कि कम वसाइल के साथ इंडिजिनस तरीके से वो इतनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं और अपनी मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं। और हर 14 अगस्त को एक ऐलान भी करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने उस मूवमेंट को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान की कीमत नहीं बढ़ाएंगे इंसानी जानों की सूरत में, वो उनकी लाशें वापस वहां से सोल्जर्स की नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान जो है ये कोई बात मानेगा नहीं। दुनिया इस पर तवज्जो नहीं देगी। हिंदुस्तान क्यों मानेगा? हिंदुस्तान क्यों मानेगा जब उसे नजर आ रहा है कि इजराइल फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? जब हिंदुस्तान क्यों मानेगा जब उसे नजर आ रहा है कि अमेरिका इस मामले पर, जब फलस्तीन में जो मुसलमानों पर हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो अमेरिका किस मुंह से इंडिया को कहेगा कि आप कश्मीर में जुल्म और सितम बंद करें? जनरल साहब, अमेरिका कभी भी नहीं कहेगा, ना उसने आज तक कहा है, ना वो अब कह रहा है, ना आइंदा कहने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अफगानों ने अपनी आजादी की जंग लड़ी है और पहले रशियन की लाशें वहां से यूएसएसआर की भिजवाई हैं और अब अमेरिका की भिजवाई हैं, खुद भी कुर्बानियां दी हैं, जब तक ये आजादी की मूवमेंट इस लेवल तक नहीं पहुंच जाती, जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते, उस वक्त तक सियासत, डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले का कोई हल मुझे नजर नहीं आता कि हमारी जिंदगियों में ऐसा हल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ा मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।